चलेगा ना। परम आदरणीय समीर रंजन बर्मन जी, बिरजीत जी, भाई सुदीप बर्मन जी, गोपाल राय सर, आशीष जी, राजेश जी, हमारे कांग्रेस के सभी परिवार के सदस्यगण, प्रेस के हमारे साथी। देखिए, कोई भी क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर दिया, लक्ष्मण ने बैटिंग कर दिया, राहुल द्रविड़ बैटिंग कर दिया, उसके बाद अगर वेंकटेश प्रसाद आएगा तो कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो हमारी स्थिति जो है वो सब इंडिया का सब बैट्समैन इतना बैटिंग करके चले गए, सेंचुरी मार करके। आशीष जी ने भाषण दिया, सुदीप जी ने गर्म भाषण दिया। तो मैं सोच रहा था कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। तो कुछ बातें हैं जो आपके आप सब लोग को समझना पड़ेगा इस देश में क्या हो रहा है। देखिए, पिछले 7 साल में और देश के बाद उसके बाद त्रिपुरा में उससे पहले जैसे सुदीप जी और आशीष जी ने कांग्रेस में प्रवेश किया तो एक नारा दिल्ली से चल आया है कि खेला हो गई, मतलब खेला हो गया, खत्म हो गया खेल। ये दोनों का आने से खेल भी जो है बीजेपी का और टीएमसी का खेल भी खत्म हो गया। मानते कि नहीं मानते हैं? जोर से बोलिए, इस तरह से थोड़ी बोलता है। खेला हो गई। हमारा बंगला उतना अच्छा नहीं है, मैं तो झारखंड से हूं, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, कोशिश कर रहा हूं। दूसरा नारा, अब चलो उल्टाई। पहले पलटाई था ना, अब चलो, सुनाई नहीं दे रहा यार, चलो अब समय आ गया है, चलो। पीछे से बॉस कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ा जोर से बोलो, चलो। देखिए, इस देश में पिछले 1 साल में अदानी जी का संपत्ति 2,10,000 करोड़, 2,10,000 करोड़ एक साल में 2,10,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। एक आदमी, एक परिवार का धन, मैं अंबानी जी और बड़े लोग के बारे में नहीं, सिर्फ अदानी जी, मोदी जी के दोस्त, उनकी संपत्ति 1 साल में 2,10,000 करोड़। त्रिपुरा का बजट मैं नहीं जानता हूं, झारखंड का बजट, त्रिपुरा का बजट कितना होगा सर? 23,000 करोड़। इसका मतलब है कि 10 त्रिपुरा का बजट, 10 त्रिपुरा का पूरा स्टेट का बजट 1 साल में अदानी जी ने कमा लिया है। सोचिए, 10 त्रिपुरा, 1 त्रिपुरा नहीं, 2 त्रिपुरा नहीं, 3 त्रिपुरा नहीं। मोदी जी को संतुष्ट नहीं हुआ, मोदी जी को पेट में दर्द हुआ कि हमारा अदानी भाई इतना कम क्यों कमा रहे हैं, 10 त्रिपुरा होना चाहिए। तो 10 बार 2,30,000 करोड़, जबकि त्रिपुरा प्रदेश का, पूरा प्रदेश का बजट 23,000 करोड़। एक अदानी का बजट 1 साल का 2,30,000 करोड़। बड़ा मतलब कमाई बढ़ी, ये नहीं कि इसकी ये कमाई है, इंक्रीज हुआ। जैसे सैलरी इंक्रीज होता है ना, तो अदानी जी का सैलरी इंक्रीज हुआ 2,30,000 करोड़ पिछले 1 साल में। इस देश में, सुन लीजिए, इस देश में 85% लोग पिछले 7 साल में और गरीब हो गए। लेकिन 56 इंच का जो प्रधानमंत्री है वो कितने हजार करोड़ का प्लेन में घूमता है मालूम है? 8,000 करोड़। फकीर है, फकीर साहब को 8,000 करोड़ का प्लेन चाहिए। फकीर साहब उसमें भी संतुष्ट नहीं है। 56 इंच का फकीर साहब क्या करते हैं? बोलते हैं कि मेरा मकान अच्छा नहीं है, उस मकान में मनमोहन सिंह जी ने कोई खर्चा नहीं किया, अब उस मकान को तोड़ा जा रहा है।
प्रधानमंत्री का घर दिल्ली में तोड़ रहे हैं। कितना खर्च होगा? 1000 करोड़। एक आदमी के लिए, फकीर के लिए 1000 करोड़ का मकान है। और आप बोलते हो कि मोदी देशभक्त है, बीजेपी देशभक्त है। 8000 करोड़ का प्लेन में बैठने वाला आदमी, 1000 करोड़ के घर में रहने वाला आदमी बोलता है कि हम फकीर हैं और देश विश्वास करता है उस बकवास को। सोचिए, इतना बड़ा झूठा आदमी, इतना बड़ा असत्य कहने वाला पार्टी, इतना ढोंगी वाला पार्टी इस देश में कभी था नहीं। और नेहरू को गाली देते हैं। वही पंडित नेहरू जो 8 साल जेल गए, 8 साल। मोदी जी कौन से जेल में कब गए किसी को नहीं मालूम है। हाँ, मोदी जी के 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूं, सुनने को तैयार हो तो सुन लीजिए। सुनना है क्या? पहले तो जिस नदी में वो पार करते थे, जिसमें मगरमच्छ, लोग बोलते हैं ना मगरमच्छ था, उसमें मगरमच्छ कभी था ही नहीं। मोदी जी बोलते हैं ना कि मगरमच्छ से लड़ाई करके स्कूल के लिए पढ़ने के लिए जाते थे, उस नदी में कभी मगरमच्छ था नहीं। हाँ, मोदी जी बोलते थे कि बांग्लादेश की लड़ाई में उन्होंने लड़ाई की। अब सोच लीजिए कि ये है हमारा प्रधानमंत्री। पिछले 7 साल में नौकरी आई नहीं है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा नौकरी, बेरोजगारी है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? महंगाई बढ़ी कि नहीं? सरसों तेल इतना महंगा हो गया कि मोदी जी और भाजपा विप्लव देव ने सिर्फ कान में डालने के लिए छोड़ दिया है। खाने में तो सरसों तेल यूज कर सकते हो क्या? सरसों तेल का दाम कितना है? तो अब मोदी जी ने कहा कि खाने का प्लेट से सरसों तेल निकालो, सिर्फ कान में डालो। सरसों तेल जो है त्रिपुरा में सिर्फ कान में डालने के लिए छोड़ दिया हमारे को। इतना महंगा हो गया सरसों तेल। दूध, टमाटर, अंडा, मीट, मछली। कटौती कहां हो रही है? गरीब के योजना में, पेंशन में कटौती। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा नौकरी किसका है? सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा है ना। भाई साहब, सुदीप बर्मन जी ने ठीक बोला था कि सभी सरकारी नौकरी को खत्म कर देंगे। आप ये मोदी 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 बोलते रह जाओगे, पूरा जो है ना परिवार खत्म हो जाएगा। नौकरी गया, BSNL गया, सेल गया, सब गया, गेल गया, ONGC गया, ऑयल इंडिया गया, सब कंपनी बिकेगा। उसके बाद स्कूल बिकेगा, उसके बाद अस्पताल बिकेगा। और फिर मोदी मोदी मोदी। भाई साहब, बीजेपी से ज्यादा खतरनाक कोई जीव इस दुनिया में नहीं है, कोई भी जानवर नहीं है। कीड़ा हो या खतरनाक जंगल का शेर, सबसे खतरनाक जीव इस भारत में कौन है? जी, बीजेपी। सबसे खतरनाक, कोविड से भी खतरनाक, कोरोना वायरस से भी खतरनाक। मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इस देश में जिस तरह से गरीबी बढ़ गई है, सुदीप जी ने ठीक कहा था। देखिए, एक चीज है, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, यहीं से क्रांति शुरू होगा। 2023 में सरकार बनानी है ना? बनाना है कि नहीं बनाना है? तो इसी मंच में लोग बैठे जो सरकार बना सकते हैं, और यहां सामने बैठे हुए लोग हैं जो सरकार बना सकते हैं। दिल में बना दो मन। चलो, क्या बोला था? चलो उल्टा ही। बात समझ में आया कि नहीं? तो मैं आपको कुछ 2-3 बातें करके फिर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत समय भी हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सुदीप जी ने ठीक कहा था कि पिछले बार कांग्रेस का वोट शेयर 50% के आसपास था। हमारे कुछ साथी लोग चले गए तो उससे नुकसान हुआ। वापस सब लोग आएंगे धीरे धीरे। आप इस मंच के माध्यम से, हमारे मीडिया के दोस्त लोग, अगर विप्लव देव आपका केबल कनेक्शन काटेगा नहीं तो प्रचार कर लेना। टीएमसी, कम्युनिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, सभी अच्छे लोग वापस कांग्रेस में आइए, कांग्रेस परिवार में जुड़िए।
ये फर्जी राष्ट्रवादी, ये डोंगी हिंदूवादी पार्टी को एकदम छोड़िए। आपको मालूम है भगवान राम के नाम पर अयोध्या में जमीन का घोटाला किसने किया? बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी ने। भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। और भगवान राम के बारे में दो शब्द और फिर मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। पूरे रामायण में भगवान राम सिर्फ एक बार गुस्सा होते हैं। पूरे रामायण में जितने भी हमारे जो है हिंदू हो या मुस्लिम भाई हो, सभी समाज के लोग ये बात सुन लीजिए गंभीरता से। पूरे रामायण में भगवान राम जब पहुंचते हैं कन्याकुमारी और पार करना होता है लंका जाने के लिए, तो समुद्र जब खुलती नहीं है तो भगवान राम एक ही बार रामायण में गुस्सा होते हैं। बाकी समय भगवान राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा। लेकिन बीजेपी का क्या है? सिर्फ भगवान राम का एक क्षण का उग्र चेहरा जो है अपने पोस्टर में लगाता। ये है इनकी हिंदू। ये भगवान राम को जो अपने एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, उसका चित्र कहीं नहीं डालते, सिर्फ लड़ाई वाला भगवान राम। और जबकि पूरे रामायण में भगवान राम को गुस्सा सिर्फ एक बार आया। ये है ढोंगी राष्ट्रवादी हिंदूवादी बीजेपी। पूरे देश को जलाने का जो काम कर रहा है, भाई भाई के बीच में जो जला रहा है। और याद रखिए, अगर एक 5 फीट 3 इंच का व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो से भी नीचे था, जिसके पास एक धोती था, धोती 5 फीट 3 इंच, एक कपड़ा, अगर उसने पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का घुटने टिका दिया तो ये फांसीवादी ढोंगी अंग्रेजों के चेले को हम लोग घुटने टिका नहीं सकते हैं क्या? अगर महात्मा गांधी 50 किलो से नीचे, एक धोती 5 फीट 3 इंच का व्यक्ति अगर अंग्रेज को घुटने टिका दिए तो ये अंग्रेज के चेले बीजेपी और आरएसएस अंग्रेजों के साथ था स्वतंत्र लड़ाई में, अंग्रेजों का समर्थन दिया था, गांधी का खिलाफ किया था बीजेपी और आरएसएस। बीजेपी नहीं था, आरएसएस। महात्मा गांधी को मारने वाला आरएसएस के लोग, नेहरू को गाली देने वाला आरएसएस के लोग, सुभाष चंद्र बोस को गाली देने वाला आरएसएस के लोग। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला कि ये फांसीवादी पार्टी से सावधान रहिए। अब सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति बना रहा है। सुभाष चंद्र बोस जो बोला है उसको नहीं सुनेंगे। नेताजी ने कहा कि इस देश में सबसे खतरनाक शक्ति अगर है तो आरएसएस है। नेताजी, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। तो इसीलिए अगर देश बचाना है तो ये आरएसएस और बीजेपी को त्रिपुरा से शुरू कीजिए उल्टी गिनती 24 के लिए। 2024 का उल्टी गिनती त्रिपुरा से शुरू होगा। ठीक है। बिरजीत सिन्हा, सुदीप बर्मन, आशीष शाह जी, जितने भी हमारे गणमान्य बड़े बड़े, गोपाल रॉय सर, वही उल्टी गिनती शुरू करेंगे बीजेपी का। ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ वेंकटेश प्रसाद का बैटिंग ठीक था कि नहीं? ये राहुल द्रविड़ और गावस्कर के बाद ठीक था कि नहीं? ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। कल हम शुरू करेंगे ये एक पुण्य, हमारे जो कांग्रेस का एक नया सफर है। हम सब लोग जाएंगे त्रिपुरा श्री माता के मंदिर में, माता से आशीर्वाद लेंगे कि त्रिपुरा को, ये पापी लोग से पिन छुड़ा दीजिए, ये पापी लोग को निकालिए ताकि त्रिपुरा के जो है फिर से विकास हो। तो इसी शब्दों के साथ एक बार जोर से नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, त्रिपुरा कांग्रेस जिंदाबाद। सबको प्रणाम, नमस्कार, जय झारखंड, जय भारत।
जय त्रिपुरा, जय भारत। আগামীকালকে মায়ের বাড়িতে উদয়পুরে অজয় কুমারজি এবং আমরা সুদীপ বাবু, আশিস বাবু, আমাদের যারা নেতারা যেতে চান, ঠিক 10টার সময় মায়ের বাড়িতে আমরা পৌঁছবো। মায়ের পূজা দেওয়ার জন্য আমরা প্রসাদ নেব। উদয়পুরের জেলা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, যত নেতা আছে সবার কাছে আমার অনুরোধ, 10টার সময় মায়ের বাড়িতে আপনারা সব থাকবেন, ঠিক আছে নি? উদয়পুরের সব নেতারা, দক্ষিণ ত্রিপুরার সব নেতারা। ধন্যবাদ। আমাদের প্রথম স্বাগত জানিয়েছিলেন বিশালগড় জেলা কংগ্রেস থেকে, এখন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস থেকে আমাদের নেতৃত্বকে স্বাগত জানাচ্ছেন। আরও যারা জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বরা আসছেন, পশ্চিম জেলার সভাপতি, সদর জেলা যিনি সভাপতি সুব্রত বাবুকে বলছি উনি আসুন। আরও যারা ব্যক্তিগতভাবে এখানে আসতে যাচ্ছেন, তাদেরকে ফুল মালা দিতে যাচ্ছেন, আমি তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আসুন আপনারা, ওনারা গ্রহণ করবে। এবং মিডিয়া বন্ধুদের জন্য আমার একটা অ্যানাউন্স, আগামীকাল 3টার সময় কংগ্রেস ভবনে প্রেস কনফারেন্স, আমাদের মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট থেকে নিমন্ত্রণ যাবে, মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট থেকে ফরমালি নিমন্ত্রণ যাবে। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে অ্যানাউন্স করবার জন্য আগামীকাল 3টার সময় প্রেস কনফারেন্স, এবং সেখানে আমাদের সর্বভারতীয় যিনি ত্রিপুরার দায়িত্বে আছেন অজয় কুমারজি থাকবেন, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থাকবেন, এবং আমাদের যে নতুন কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেসে যারা এসছেন, দুই প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপ বাবু এবং আশিস বাবু থাকবেন। আমি গোপাল বাবুকে, গোপাল দাকে অনুরোধ করবো কালকে প্রেস কনফারেন্সে থাকবার জন্য। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মনকে অনুরোধ করব, এবং কংগ্রেসের যারা বরিষ্ঠ নেতা, প্রদেশ কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা, মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব, ফ্রন্টার নেতৃত্বকে অনুরোধ করব তারা রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে থাকার জন্য। কারণ সুদীপ বাবু, আশিস বাবু কংগ্রেস আসার পর আগামীকালকে প্রথম প্রেস কনফারেন্স, এবং আমাদের অজয় কুমারজি অ্যানাউন্স করেছেন কালকে, এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিও অ্যানাউন্স করেছেন কালকে আমাদের নতুন যাত্রা হবে উদয়পুরের মার বাড়িতে পুজো দেওয়ার মধ্যে। সুতরাং আগামীকাল মার বাড়িতে উদয়পুর আমার নেতৃত্ব যাবে আশীর্বাদ আনতে, এবং তার দায়িত্ব এবং ঘোষণা কংগ্রেস সভাপতি বলে দিয়েছেন। আমাদের যে উদয়পুর জেলা কংগ্রেস এবং মাতারবাড়ি যে ব্লক কংগ্রেস, তারা সমবেতভাবে সেখানে থাকার জন্য। ধন্যবাদ। এই সভা আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। যারা দূর দূরান্ত থেকে আজকে এখানে কংগ্রেসের এই সভায় এসছেন, আমি প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং যেসব কংগ্রেস কর্মী বন্ধুরা আজকের এই সভা পরিচালনা করবার জন্য সাহায্য করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেবা দলের বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া বন্ধু যারা আসছেন বা প্রিন্ট মিডিয়ার যারা বন্ধু আসছেন, তাদেরকে আমাদের সংবাদ কভারেজ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে যারা আমাদের এই শব্দ এবং আলো যারা দিয়েছেন, পরিচালনা করেছেন, তাদেরকেও ধন্যবাদ করেছি। মোট কথা আমি প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আরক্ষা দপ্তর, ট্রাফিক দপ্তর এবং পরিশেষে কংগ্রেস প্রেমী সমস্ত ধরনের মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আজকের সভা সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। হ্যালো বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে বিনম্রভাবে আবেদন, আমাদের মধ্যে সুদীপ রায় বর্মন প্রাক্তন বিধায়ক কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। এখন সারা ত্রিপুরা আমরা মাননীয় বিধায়ক, প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে আপনারা কেউ কোনোদিন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলবেন না। আপনারা বলবেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন বিধায়ক। কারণ এই ভাষাটা কোনোদিন আপনি প্রয়োগ করবেন না, কারণ সুদীপ রায় বর্মন মহোদয়ের মনে একটা আঘাত লাগে। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী, সরকার ক্ষমতা থেকে উনি প্রাক্তন হয়ে গেলেন, এখন থেকে উনি সারা ত্রিপুরা করবেন, সারা ত্রিপুরা ঘুরবেন আগামীকাল থেকে।
আপনারা বলবেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন বিধায়ক, প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোনোদিন বলবেন না। ধন্যবাদ। জিজ্ঞেস করবেন গাড়িটা করে গাড়ি আইতাছে স্যার, আইতাছে 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 স্যার, আইতাছে 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 গাড়িটা ভিড়ে একটু সাইড দাও, সাইড দাও। আচ্ছা এরপরে খেলে কংগ্রেসে ফিরে এলো, কিরকম লাগছে? You are the happiest man. Were you worried he was in BJP? You were worried about at that time, and you were hopeful he would return. এখন কেমন লাগছে আপনার? খুব ভালো লাগছে, মানে ভবিষ্যতে থ্যাংক ইউ স্যার। না গাড়িটার লিখে দাঁড়াইছে যেটু আমরা দিকে একটু দেখেন। যারা যে সমস্ত কর্মী ভাইয়েরা আপনারা রেল স্টেশনে যাবেন, রেল ধরবেন, আপনাদের জন্য গান্ধীঘাটে বাস অপেক্ষা করছে এবং মঞ্চে যারা আসেন ফুল দেওয়ার পর আপনারা নেমে যান, মঞ্চটা যেই কোনো সময় ভেঙে পড়বে। আমি কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে বলছি মঞ্চের থেকে আস্তে আস্তে নেমে যান, যেই কোনো সময় মঞ্চটা ভেঙে পড়ে যাবে। আপনারা নিচে এসে বরণ করুন। আমি অনুরোধ করব সবাইকে মঞ্চের দিকে আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসুন এবং বাইরে যারা যাবেন তাদেরকে অনুরোধ করছি যে গান্ধীঘাটে আপনাদের জন্য বাস অপেক্ষা করছে রেল স্টেশনে যাওয়ার জন্য। আপনারা গান্ধীঘাট থেকে ট্রেনে উঠে যাবেন, গান্ধীঘাট থেকে বাসে উঠবেন, আপনাদেরকে রেল স্টেশন নিয়ে যাবে। সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদেরকে বলছি আপনারা মঞ্চ থেকে আস্তে আস্তে নেমে বলুন।
মঞ্চটার থেকে আস্তে আস্তে নেমে বলুন যে মঞ্চ যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে।